बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थीम नंबर 14 पार्ट नंबर 2 के अंदर खुशामदीद। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना है। पार्ट 2 बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स कहीं इन दो टर्म्स को मिस ना कर जाएं। तो ये लोन के हवाले से बहुत फेमस हैं और एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे पास स्ट्रैटेजीज के दो टूल्स होते हैं। ऊपर हमने बिजनेस ग्रोथ मॉडल पढ़ा था। तो पहला जो टूल है डेट इज़ BCG मैट्रिक्स एंड लास्ट इज एंसोफ मैट्रिक्स। तो अब BCG मैट्रिक्स को किसने डेवलप किया था? बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप ने किया था और इसको हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके कवर हो गए हैं। किसने इसको कवर किया था और किसने किया था? बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप ने। और हम इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये मार्केट की ग्रोथ और शेयर की बुनियाद पर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। किसकी बेस पर स्टूडेंट हम इसको डिवाइड करते हैं? ग्रोथ मार्केट एंड रिलेटिव शेयर की। इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली यहाँ पर ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमारा शी यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की बिजनेस ग्रोथ के स्कोप के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि उसके प्रोडक्ट की या सर्विस की इम्पोर्टेंस को शो करता है। पहली जो हमारे पास चीज़ आती है डेट इज़ मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी एंड सेकंड वन इज़ द पहली हमारे पास ये सेकंड इज़ द रिलेटिव मार्केट शेयर। तो अब इसके अंदर स्टूडेंट हमारी ये जो चार्ट है अगर आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे जो एमसीक्यू हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं। पहले हम नीचे वाले कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। देखिए पहली स्टेज पर हमारे पास आते हैं स्टार फेज। पहला जो हमारा स्टेज है वो क्या होता है? स्टार फेज। तो आप इस डायग्राम को देखें, ये हमारा क्या होता है? स्टार फेज। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारी मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। ये देखें, ये जो हमारे पास है डेट इज मार्केट ग्रोथ रेट एंड ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव मार्केट ग्रोथ। ये दोनों हाई होते हैं। तो जहां पर हमारे मार्केट ग्रोथ रेट एंड RMS दोनों ही हाई हो तो डेट इज अ स्टार। और जहां पर हमारे, मैं यहाँ पर पेन यूज करती हूँ, ये देखिए, जहां पर हमारा मार्केट ग्रोथ रेट हाई हो और रिलेटिव मार्केट शेयर लो हो, याद रखें इसमें हमारा रिलेटिव यानी कि RMS लो होता है, MGR हाई होता है। तो ये होता है हमारे क्वेश्चन मार्क्स। इनको हम क्या कहते हैं? डेट इज क्वेश्चन मार्क। जहां पर हमारा MGR लो हो, ये देखिए MGR लो हो और हमारा RMS हाई हो, तो ये देखिए हाई हो, तो डेट इज कैश काउ। यहां पर ही आप डिफरेंस कर सकते हैं सिर्फ इस डायग्राम से ही। जहां पर हमारा, इसको मैं रिमूव कर दूं, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जहां पर हमारी जो मार्केट ग्रोथ है वो क्या हो? लो हो। मार्केट ग्रोथ लो हो और मार्केट शेयर भी लो हो। जब दोनों चीज़ें लो हो तो डेट इज डॉग्स। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम नीचे देख लेते हैं। नीचे भी आपको इन्हीं चीज़ों के कंसेप्ट दिए गए हैं। तो देखिए स्टार के ऊपर क्या होता है कि हमारा जो कंपनीज ऑफ्टन मोनोपोलिस्टिक, तो हमारी जो कंपनी होती है वो मोनोपोलिस्टिक होती है। इसके अंदर मार्केट और जो हमारी लो रेवेन्यू को जनरेट कर रहे होते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहे होते हैं। तो याद रखना है हाई ग्रोथ होती है और हाई मार्केट शेयर होता है। उसके ऊपर हमारी जो मुनाफा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, लोड्स ऑफ रेवेन्यू। मोनोपोलिस्टिक का मतलब ये होता है ना कि हम अकेले ही हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, कोई हमें कम्पीट कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आता है डेट इज़ क्वेश्चन मार्क। तो जैसे हमने ऊपर बात की कि इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, लेकिन इसके अंदर हमारा मार्केट शेयर जो कम होता है ना, तो अगर हमारे पास इनफ मार्केट क्या होगी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो हम ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। कैश काउ के अंदर क्या होता है कि लो ग्रोथ होती है लेकिन मार्केट का शेयर बहुत ज़्यादा होता है, यानी
बगैर इन्वेस्टमेंट के भी हम अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। तो याद रखना है कि ये बिल्कुल हमारी दूध देने वाली गाय ही है, ठीक है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना भी करें ना इतनी, तो फिर भी इस अल्लाह की बंदी ने, अल्लाह की बंदी तो कह नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की गाय ने हमें मुनाफा दे ही देना होता है। और डॉग्स क्या होते हैं? तो डॉग्स ये होते हैं जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट वैसे ही बंद हो जाता है, ठीक है, ना तो मुनाफा हो रहा है और बस खर्चा ही हुए जा रहा है, तो डेट इज़ डॉग। फिर हमारे पास एनसोफ, जी हाँ, एनसोफ मार्केट आती है। ये मार्केट हमारे पास बहुत बेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा बहुत अच्छा टूल है जहाँ पर हम प्रोडक्ट और मार्केट का की एक्सपेंशन का एनालिसिस कर सकते हैं। इसको इगर एनसोफ ने बनाया था, और कब बनाया था? 1957 के अंदर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल के टाइटल के थ्रू। और इसकी जो स्ट्रेटजी थी इसका, या फिर इसका जो टाइटल था, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर डिवर्सिफिकेशन। तो उस वक्त से लेकर आज तक ये मॉडल बड़ा ही पॉपुलर है। याद रखना है एनसोफ मैट्रिक्स का जो सेकंड नाम है, दैट इज अ स्ट्रेटजी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। और ये एनालिसिस की बड़ी हाई किस्म की पार्ट थी। तो ये देखें, इसके अंदर जो हमारी जो चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन कहाँ पर होती है? जहाँ पर हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। और ये हमारी जो देखिए, हम इसके अंदर अगर हम देखें कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और इधर से भी देखें तो इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसको हम नीचे पढ़ते हैं। ये भी आपकी बिल्कुल वैसी ही डायग्राम है जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इसको भी अगर आप देख लेंगे तो MCQ सारे ही कवर हो जाएंगे। पहले ही हमारे पास आती है मार्केट पेनिट्रेशन, जो हमने ऊपर डिस्कस की। तो इसके अंदर पुरानी प्रोडक्ट्स और पुरानी मार्केट्स में सेल बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। क्या होता है हमारी मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर, यानी कि मार्केट पेनिट्रेट कर जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट डेवलपमेंट। तो मार्केट डेवलपमेंट के अंदर पुरानी प्रोडक्ट को किसी नई मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ठीक है, न्यू प्रोडक्ट होती है, ये देखिए न्यू प्रोडक्ट होती है, और इसे लॉन्च किस में किया जाता है? एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। इसके बाद आती है न्यू मार्केट। तो न्यू मार्केट के अंदर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है, उल्टा है। डेवलपमेंट एंड मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। इसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेम ही होता है, लेकिन मार्केट चेंज हो जाती है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता था? मार्केट हमारी वही रहती थी, प्रोडक्ट चेंज हो जाता था। और डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? हमारी जो प्रोडक्ट होता है वो न्यू होता है और मार्केट भी न्यू होती है। तो डिवर्सिफाई करना, जैसे आप देख रहे हैं ना, बल्ब बिल्कुल उसे टोटली चेंज कर देना। तो इसी डायग्राम से ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, नीचे आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। ये दरअसल दुनिया भर में जो भी रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है या फिर हमारा कल्चर है, उसको आपस में जोड़ने का नाम है। तो याद रखना है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? हमारी पूरी दुनिया का जो कल्चर है, उसका नॉलेज है, उसके जो भी मिसाइल हैं, जब उन सब को हम जोड़ देते हैं, उनको उनकी ज़्यादा एक्सेस बना देते हैं कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगे, तो डेट इज़ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इज टेकिंग प्लेस इन मैनी कंट्री एंड पीपल आर मोर कनेक्टेड देयर शेयर्ड कल्चर एंड वैल्यू। तो फ्री ट्रेड के अंदर हमारे बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ और कल्चर को शेयर कर रहे होते हैं, यानी कि इन दोनों के अगर कल्चर्स वगैरह सेम है तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ग्लोबली एक दूसरे को प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट इज द नेचुरल रिसोर्स इंडोवमेंट। नेचुरल रिसोर्स इंडोवमेंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? समटाइम्स हमारी जो नेचुरल रिसोर्स कंट्री ऑफ अ कंट्री आर आल्सो सोर्स ऑफ कंपटीशन। तो जो नेचुरल रिसोर्स होता है ना, जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है, कभी कभार वही जो चीज़ है हमारे कंपटीशन में भी यूज़ हो रही होती है, यानी कि उस पर भी कंपटीशन चल रहा होता है। जैसे अब हमारे पास माइकल पॉटर इन हिज थ्योरी ऑफ कंपटीशन एडवांटेजेस, वो क्या कहते हैं? वो सजेस्ट करते हैं दैट एवरी नेशन हैज़ अ यूनिक कंपिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ इट्स रिसोर्सेज। ये किसने कहा था कि हर नेशन के यूनिक कंपिटिटिव एडवांटेजेस रिसोर्सेज होते हैं? तो ये हमारी कंपिटिटिव एडवांटेजेस नेशन थ्योरी ने कहा था।
और ये बनाई किसने थी या प्रेजेंट किसने की थी? तो इसे प्रेजेंट किया था माइकल पोर्टर ने। इसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ कर लूँ, आई थिंक ये पर्पल कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो देयरफॉर अ नेशन, तो एक नेशन अगर दूसरी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी नेशन को सेल कर रही है तो ये हमारी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हर सिंगल हर कंट्री अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए उससे अपने जो दूसरे मुल्क होते हैं ना, उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पर आकर उनको रिलाई करना पड़ता है। देखिए इम्प्रूव्ड हमारी जो नीड्स होती हैं, इम्प्रूव ट्रांसमिशन हो सकता है, बेटर मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन हैज़ टू ऐड एन एडवांटेजेस कंपेयर टू द पास्ट। तो इसका मतलब है कि हम अपनी एक्सचेंज की जो कमोडिटीज़ होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए माजी से ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लेकर आए। नेक्स्ट इज़ द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। तो जिस तरह हमारी फॉर एग्जांपल जैसे ईमेल्स, इंटरनेट एंड फ़ोन्स हैं, तो इस प्रोसेस ने हमारी जो ग्लोबलाइजेशन का पैक है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। नेक्स्ट इज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़। तो फ्री ट्रेड पहले ये होता था ना कि बड़ी पाबंदियाँ थी, नेशंस आर डेवलपिंग देयर ट्रेड ब्लॉक्स फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो पहले तो ये था ना कि यूरोप वाले जो हमारे पास कनाडा को या मेक्सिको को एक दूसरे की चीज़ें डिलीवर नहीं कर सकते थे, लेकिन जब फ्री ट्रेड का कंसेप्ट आया तो ये चीज़ बड़ी आम हो गई, तो इसका भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और इस चीज़ ने भी ग्लोबलाइजेशन में बड़ी हेल्प की। और स्किल एंड नॉलेज, ये जो स्किल एंड नॉलेज है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक जो स्किल्ड पीपल ऑफ नेशन थे वो दूसरी कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो अमेरिका के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, यूएई में कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में कर रहे होते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन, मैनी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा रोल अदा कर रही हैं हमारी ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो हर हाल में हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इसको आप तो ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है कि द एंट्री ऑफ चाइना प्रोडक्ट इन पाकिस्तान आल्सो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लोकल। तो जब से चाइना का प्रोडक्ट पाकिस्तान में आने लगे हैं तो पाकिस्तान के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है, तो ये भी हो जाता होता है। और दूसरा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में relative impact, but due to globalization as other regional competitors grab the bulk of market share in the international market। तो पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी ज़्यादा चल रही होती थी, बहुत ज़्यादा, बल्कि दुनिया में एक नाम था फैसलाबाद की जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना। लेकिन अब जब से ये फ्री ट्रेड हुई है तो जाहिर सी बात है दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, तो पाकिस्तान का काम थोड़ा सा बैठ गया है। तो इसीलिए अब एंटरप्रेन्योर को ये नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल का काम है बड़ा अच्छा है तो वो उस पर काम शुरू कर दे, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में मतलब अच्छी टेक्सटाइल की ग्रोथ है या फिर रॉ मटेरियल्स होते हैं। उनको ये देखना पड़ता है कि दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से मुल्क उसके कंपेटिटर हैं। तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए इंडस्ट्री को, कैपिटल रिक्वायरमेंट को, सक्सेस फैक्टर्स को, और जो न्यू एंटर हो रहे हैं लोग उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और चैलेंजेस कौन कौन से हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर। थोड़ा सा फ़ैन का शोर है तो स्टूडेंट इसको इग्नोर कीजिएगा और हम फोकस करते हैं अपनी लेक्चर के ऊपर। सबसे पहली अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, दैट इज़ अ बोर्न ग्लोबल फ्रेम, मतलब शुरू में ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करना। जो भी मार्केट या जो भी कंपनी शुरू में ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करती है तो उसे और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वो पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ साथ फ़ॉरेन जो हमारे पास करेंसी होती है उसके अंदर भी प्रॉफिट गेन करती है। दूसरी जो चीज़ है सर्विस आउटसोर्सिंग। तो तरक्की याफ्ती ममालिक की कंपनियां अपने काम की लागत कम करने के लिए पाकिस्तानी जैसे तो ना पाकिस्तान जैसे ममालिकों से काम करवाती हैं। तो इस तरह हमें बाहर के ऑर्डर्स भी मिल रहे होते हैं, जैसे हमारी फ्रीलांसिंग जिसमें जो बिजनेसमैन होता है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री का एक डेवलप कंट्री की फ्रेम के साथ काम कर रहा होता है या उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे अमेज़ोन को। नेक्स्ट इज़ ऑफ शोरिंग। तो ऑफ शोरिंग के अंदर भी यही होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ट्रेंड इन ऑफ शोर कंपनीज इन आईटी इंडस्ट्री ऑफ द मिनी कंट्री। तो वो हमारी जो फ्रीलांसिंग है सेम वही चीज़ है कि हमारी जो कंपनीज होती है ना वो डिफरेंट मुल्कों के अंदर से नॉलेज की बेस पर वर्कर्स को हायर कर रही होती हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मुल्कों की जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं
उनके अंदर हमारी जो सोशल मीडिया है या फिर हमारी जो वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन जो बुकिंग है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जैसे अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इवन, वो यूट्यूब पर ऐसा ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि वो मिलियंस इन मंथ अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल इवन मेरे पास भी एक फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था, आया वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि इन लेस देन 1 ईयर ही गोट 50K प्लस सब्सक्राइबर्स, और इसी के अकॉर्डिंगली उसकी मंथली अर्निंग भी बहुत ज़्यादा थी। और वो कर क्या रहा था, सिर्फ और सिर्फ कोरियन ड्रामास को थोड़ा सा डब करके, एडिटिंग करके अपलोड कर रहा था। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, आपको सीखने को भी कुछ मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके लिए भलाई का सबब हो, लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि हमने MGT में भी यही चीज़ डिस्कस की है कि काम वो करें जो जिसके अंदर हमारी खल्की खुदा की भी खिदमत हो और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले। तो कोई भी ऐसा कंटेंट बनाकर अगर आप पैसे हासिल करते हैं जिसमें वल्गैरिटी हो या माशरे के अंदर क्या कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ आ रही हो, तो उससे अवॉइड ही करना चाहिए। आपने वो एग्ज़ाम्पल आपने इकबाल का वो शेर सुना होगा, ए तायरे लाहूत उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो हमेशा मेहनत को अपना शिवा बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस कोर्स के अंदर हमने इतनी मोटिवेशन गेट की है कि आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बातें ज़रूर याद आएंगी। तो अब हमारे पास जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी अगर दिखाएं तो क्या होते हैं, हमारे कल्चरल डेमोग्राफिक्स एंड वैल्यूज़, ये हमारी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, चैलेंज भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हम वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हो, पाकिस्तान किसी ऐसे मुल्क में बिज़नेस कर रहा हो जहाँ पर सेम हो कल्चर और जो भी वैल्यूज़ होती हैं, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका के अंदर काम कर रहा हो और स्टाइल उसका पाकिस्तानी हो। तो ये भी एक हमारे पास एलिमेंट हो जाता है। फिर लीगल सिस्टम, फिर इकोनॉमिकल रिस्क, और ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व कर जाती हैं। नेक्स्ट इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर गोइंग ग्लोबली। अगर हम ग्लोबली जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज हों। जब भी हम ग्लोबली अपने बिज़नेस को लेकर जाना चाह रहे हों तो हमारे पास 6 स्ट्रेटजीज होती हैं। नंबर 1 पर है एक्सपोर्टिंग, 2 पर है इम्पोर्टिंग, फॉरेन लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, इंटरनेशनल स्ट्रेटजिकल अलायंस, क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन। तो ये 6 की 6 आपने याद कर लेनी है। अब हाउ टू क्लोज अ वेंचर। अच्छा जी, ऊपर तो हमने बातें कर ली बहुत सारी कि ये करो तो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, ये करो, तमाम चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली। लेकिन कभी कभार हमें अपने बिज़नेस को क्लोज भी करना पड़ता है। ये जो ऊपर के पॉइंट्स है स्टूडेंट, ये आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनको ना एक बार रीड कर लीजिएगा। ये अंदर कुछ चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बाद में कवर करवाती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम बिज़नेस को क्लोज़ करने जा रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी सूरत पेश आ जाए कि हमें बिल्कुल ही अपने बिज़नेस को, उसके सेटअप को ख़त्म करना पड़े, तो इसका कानूनी और सही तरीका मालूम होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल के अंदर हमें जितने भी मसाइल पेश आते हैं या कोई भी इशू जो पेश आ सकता है उससे हम निपट सकें या उससे बच सकें। तो पहला होता है कम्प्लीटली क्लोयर, मुकम्मल तौर पर उसे ख़त्म कर देना, मुकम्मल बंदिश। सेलिंग बिजनेस यानी कि किसी को बिजनेस बेच देना। नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग ऑफ बैंक रप्टिसिटी यानी कि दिवालिया करार दे देना। तो ये 3 मेथड्स होते हैं। ये मैंने पहले आपको इसलिए कवर करवाया है क्योंकि ये आपका आना है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे आपने याद रखना है कि बैंक को किस तरह से, अगर हम कोई बिजनेस वेंचर को क्लोज करें तो कितने मेथड्स होते हैं, 3 होते हैं। कौन से होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो बिज़नेस बंद करते वक्त हमें चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली जो हमारे पास बात है कि हमें ब्रांड की रजिस्ट्री और लाइसेंस कानूनी तौर पर कैंसिल कर देना चाहिए, ठीक है। पहली बात क्या है कि हमें जो भी रजिस्ट्री होती है उसे कैंसिल कर देना चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट कोई भी मसाइल पेश ना आए। इसके बाद है कि बैंकों में मौजूद बिज़नेस के तमाम अकाउंट्स बाकायदा तौर पर बंद करवाएं। आपको पता ही है कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हम बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको सबसे पहले उन अकाउंट्स को डिलीट करवाना चाहिए और मुकम्मल तौर पर बंद करवाना चाहिए। उसके बाद तमाम कर्जे क्लियर करें और टैक्स जनरेटर हमारे पास जो होते हैं हमारे जो भी क्रेडिट्स हैं या टैक्स रिटर्न्स हैं उनको आप वापस करें, ठीक है, ताकि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। नेक्स्ट इज़ मार्केट में बिज़नेस बंद होने का बाकायदा ऐलान करें ताकि
आपका ब्रांड नेम कहीं पर भी गलत इस्तेमाल ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कीप द फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस विद यू इवन आफ्टर द बिजनेस फॉर द लास्ट 5 ईयर। तो आपने जो बंद की है ना बिजनेस, उसकी फ़ाइल को आप ऑलमोस्ट 5 साल के लिए अपने पास रखें, ताकि अगर कोई मसला बनता है इन केस तो आप उसको टैकल कर सकते हो। और सीरियल एंटरप्रेन्योर शुड इवैल्यूएट द तो उन्हें इवैल्यूएट करना चाहिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को भी। वो कहते हैं ना असासे डिक्लेयर करना, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। और इसके बाद उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें क्या सेल करना है, क्या नहीं करना। फिर समटाइम्स कंपनीज डिक्लेयर बैंकरप्सी एंड अनाउंस एसेट्स आर रेडी टू लिक्विडेशन। तो कुछ कंपनियां क्या होती हैं, वो अपनी जो बिजनेस रेप्रेजेंटेटिव्स को अनाउंस करती हैं और अपने एसेट्स को बेचने के लिए तैयार होती हैं, यानी कि लिक्विडिटी के लिए। तो इवैल्यूएटर ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक असेस द वैल्यू ऑफ एसेट, वो एसेट की वैल्यू को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल एंड लीगल एस्पेक्ट्स मस्ट बी कंसीडर। तो इन तमाम लीगल कंसेप्ट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म होती हैं। अब ऊपर हम देख लेते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे नज़र आता है तो हम वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि द ईजीएस्ट वे टू गोइंग ग्लोबल इज एक्सपोर्ट। हाँ जी, तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम इंटरनेशनली अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। जैसे अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाइना से बहुत चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जापान से, मलेशिया से, और पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है। तो दिस मॉडल ऑफ द बिजनेस ऑनलाइन सपोर्ट इन द ओरिएंटेड दिस बिजनेस। हाँ जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन इंपोर्ट को या ऑनलाइन स्टोर जो होता है हमारे पास ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, डेट इज़ B2B यानी कि B2C। इन दोनों ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है ये आपके ऑनलाइन स्टोर्स के लिए यूज़ होती हैं जो इंपोर्ट कर देते हैं, हमारी बाहर इंपोर्ट करने के काम आते हैं, बाहर से इंपोर्ट करने के काम आते हैं। फॉरेन लाइसेंस इज़ एन अदर ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द फॉरेन लाइसेंस। इसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत सारी लीगल कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस के अंदर एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, लाइसेंस लेता है कि वो बाहर प्रोडक्ट सेल कर सकेगा या सर्विसेज सेल कर सकेगा। और द वन हु बाय द लाइसेंस, और जो लाइसेंस बाय कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइसेंस, यानी कि इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, लाइसेंस, ठीक है, LICENCE, ठीक है। और जो हमारे पास लाइसेंस को जो सेल कर रहा होता है डेट इज़ अ लाइसेंसर, ठीक है। जो बाय कर रहा है डेट इज़ लाइसेंसी, एंड जो सेल कर रहा है वो क्या है, लाइसेंसर। तो ये भी MCQ था आपका। इसके आगे इंटरनेशनल, हाँ जी, तो ये भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हम कोई फ्रेंचाइज ले लेते हैं, जैसे हमारी मैकडॉनल्ड है या और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं बार बार मैकडॉनल्ड का नाम यूज़ कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स आप ये ना समझिएगा कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक नाम ही था जो मेरे माइंड में आ गया, तो मैंने अपनी इस सीरीज़ में बहुत बार यूज़ कर लिया। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, और ना ही मुझे पर्सनली इस ब्रांड का कोई है। आई थिंक ये है भी इसराइल का। एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटजी अलोनेस, हाँ जी, तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी अलोनेस भी हमारे पास एक अलग चीज़ है, या फिर एक और ऑप्शन है विच मैक्सिम, ये देखें इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो मिनिमाइज कर देता है लोकल पार्टनर के रिस्क को फॉरेन कंट्री के अंदर, अगर वो ज्वाइंट कोलैबोरेशन करते हैं। तो याद रखें कि ऐसा कौन सा हमारी स्ट्रेटजी होती है जो हमारे लोकल पार्टनर्स की फॉरेन कंट्री के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन के रिस्क को मिनिमाइज कर देता है, तो डेट इज़ इंटरनेशनल स्ट्रेटजिकल अलोनेंस। तो जो भी हमारी पार्टीज होती हैं वो इनसाइडर रोल करती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है एक क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन। तो क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन के अंदर हमारी जो कंपनी होती है, लोकल कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ द फॉरेन कंपनी का बिजनेस खरीद लेती है। इसके अंदर हमारा लार्ज कैपिटल, बड़ा पैसा लगता है कि जब हम बाहर की कोई चीज़ खरीद लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कैपिटल कहते हैं, सरमाया लगता है हमारा। और उसके बाद हमारी डिजिटल एज एंड इट्स इश्यूज़, जैसे जैसे हमारे पास फ़ायदे हैं डिजिटल एज के, वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं। और यहाँ पर जो नुकसान है प्राइवेसी का इशू है। जी हाँ, हमारी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू है स्टूडेंट्स। आप भी अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा करें। अपनी जीमेल्स, अपने अकाउंट्स, हर जगह पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं। या कहीं पर अगर आप साइन इन करते हैं तो फौरी साइन आउट करें। हर वीक अपनी मेल को देखें कि वो कहाँ पर साइन इन है, ठीक है। और उसकी जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से देखा करें। ये भी देखा करें कि आपकी जो प्ले स्टोर पर कोई ऐसी ऐप तो नहीं डाउनलोड हो गई खुद ब खुद मोबाइल के अंदर, कुछ ऐसी ऐप या कोई भी स्क्रीनशॉट तो नहीं आ गए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें, क्योंकि
आपकी आज के दौर में सबसे बड़ी जो हमें ख़तरा है वो इसी डिजिटल एज से ही है। और दूसरी हमारे पास एक्सचेंज पॉलिसीज़ बड़ी सख्त होती हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी होती हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हैं या फिर इशू थोड़ा चैलेंज है। पेमेंट पॉलिसी एंड मेथड्स बड़े सख्त होते हैं। जैसे अब ऑनलाइन काम करें तो इतने ज़्यादा क्या कहते हैं उसे मसाइल होते हैं ना कि अब ये वाला अकाउंट खोलें, अब ये करें, अब इसको इसके साथ लिंक करें। तो वैसे ही इंसान की वो पंजाबी में कहते हैं मत वज जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि लॉजिक्स उसके जो होते हैं ना उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन वो बड़ी हाई होती हैं। फिर ऑर्डर ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है, FAQs एंड कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट। फिर इसके बाद हमारे पास आती हैं कि ये तो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। या फिर यहाँ पर ऊपर क्या वर्ड यूज़ हुआ था, हमारी डिजिटल एज और उसके इश्यूज़ की हम बात कर रहे थे। और फिर हमारे साथ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं ई-कॉमर्स में जब हम काम कर रहे होते हैं। कंपटीशन इज़ ब्रूटल और ये बहुत ज़्यादा हमारी क्या करता है, हमारी प्रोफाइल को पॉजिटिवली ऑनलाइन पॉजिटिवली उसे बिल्ड करने में बड़ा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टीचर ये इम्पोर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि एक बंदा कहता है मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, वो इतनी मेहनत करता है लेकिन उसकी प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं हो पाती। तो ये जो प्रोफाइल बिल्डिंग है ना वो बड़ा ही ज़्यादा टाइम ले लेती है। और दूसरा कि गवर्नमेंट बैन बड़े करती है कि ये प्रोडक्ट नहीं सेल करना, वो नहीं करना, और इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। फिर ऑनलाइन जो टारगेट होता है जनरेटिंग ऑनलाइन टारगेटेड ट्रैफिक, तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि ऑनलाइन ट्रैफिक को अपनी तरफ लेकर आना। कन्वर्टिंग शॉपकीपर्स इनटू पेइंग कस्टमर, तो शॉपकीपर्स को हम अपने पेइंग कस्टमर के अंदर चेंज करना भी एक चैलेंज होता है। चूजिंग राइट टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर्स एंड आल्सो डिस्प्ले कंटेंट और आर्ट डेवलपमेंट्स। तो होप सो आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। हम अपना लास्ट लेक्चर करेंगे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट बट नॉट लीस्ट इंशाल्लाह। इसके बाद हम ऐसे ही कोई अच्छी सी सीरीज स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।